पहला क्वेश्चन आज का, मैं आपको क्वेश्चन मॉलिक्यूल लिखूंगा और आपको बताना है क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, पहला मॉलिक्यूल है, मैंने बेंजीन बनाया, बेंजीन के ऊपर लिखा NO2। क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? पक्का? श्योर हो? -m या +m? -m होगा, आपने कहा -m होगा, यानी कि रेजोनेंस होगा। और अगर ये -m है तो ऑर्थोपैरा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। मेटा डायरेक्टिंग, -m का मतलब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। -m को ही -r बोलते, क्या बोलते हैं? -m को ही हम -r बोलते हैं। तो ये भूतिया बोर्ड क्यों दिखने लगा भाई? ये देखो, ये भूतिया मूवी में दिखाता है कि ब्लड ऐसे ऐसे तो -m और -r, ये दो चीजें हैं जो मेटा डायरेक्टिंग है। अगला क्वेश्चन, फिर से आपको बताना क्या ये रेजोनेंस शो करेगा या नहीं। क्या ये रेजोनेंस शो करेगा या नहीं? करेगा? तो -m या +m? सोच रहे हो? एनीवन? अगर ये रेजोनेंस शो कर रहा है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये भी रेजोनेंस शो करना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या ऑर्थोपैरा? सोच के बताओ क्या दिक्कत है इसमें? हाँ बोल बेटा। अरे गलत हो या सही है, बस दिल के दरवाजे खोलो और जो भी आए मुंह में बोलो। शायरी बन गई है। ओके, बताइए रेजोनेंस शो करेगा या नहीं? हाँ या ना? करेगा। अगर रेजोनेंस शो करा तो -m या +m? -m, और होगा मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन जरा सोचो, क्या -m या +m? -m या +m? -m या +m? सोच के बताओ। सवाल आपके सामने है, 4 सवाल पूछा है मैंने। पहला आपने सही आंसर दिया कि ये -m शो करेगा और मेटा डायरेक्टिंग होगा। लेकिन सोचो अगर उसी NO2 के साथ मैंने एक SC3 लगा दिया तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा या नहीं होगा? और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा? आपने आंसर दे दिया, -m होगा और मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, इन दोनों का आंसर आपको देना है कि या मेटा डायरेक्टिंग होगा या -m होगा या +m होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? बोल बेटा। रेजोनेंस की कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है तो रेजोनेंस काम नहीं करेगा। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये बेंजीन है और इस बेंजीन में लगा हुआ है एक नाइट्रोजन जिसके साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और एक O लगा हुआ है। ये सब एक प्लेन में है और इस प्लेन की वजह से ये रेजोनेंस मस्त शो कर रहा है। पहला वाला देखो, मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये बेंजीन है और इसी बेंजीन में जस्ट ऊपर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक H और ये डबल बॉन्ड के साथ हो। तो क्या ये वाला डबल बॉन्ड और बाकी ये तीनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के एक ही प्लेन में है, और इस एक प्लेन में होने की वजह से ये रेजोनेंस शो कर रहा है। सोचो अगर मैं इस डबल बॉन्ड को रोटेट करा देता, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को रोटेट कराता या फिर ये वाला जो नाइट्रोजन वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो रोटेट करा देता। अब नाइट्रोजन वाला पोर्शन अगर रोटेट होता तो ये जो
इस प्लेन में ऑक्सीजन है, ये प्लेन में ऑक्सीजन होने के बजाय ये इस तरीके से आता या नहीं, और ये दूसरा वाला ऑक्सीजन है वो इस तरफ से होता है। तो क्या अब इसका जो प्लेन है डबल बॉन्ड का वो ये है, और बेंजीन का जो प्लेन है वो ये है, तो क्या अब जाकर के ये रेजोनेंस शो करेगा बेटा? नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर प्लेन है। तो आखिर कौन है जो उसी प्लेन में रहने से उसे रोक रहा है? ये दो CH3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा। इस दो CH3 के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से नाइट्रोजन एक ही प्लेन में नहीं रह पाएगा और अपने प्लेन को रोटेट कर देगा, और जब वो अपने प्लेन को रोटेट करेगा तो अब इस प्लेन में एक नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ आएगा और एक डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगा। बेंजीन इस प्लेन में है, एक ऑक्सीजन इस तरफ है, एक ऑक्सीजन अंदर की तरफ है, और इस वजह से स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं रह गया। और अगर स्ट्रक्चर प्लेनर रह गया तो क्या कभी वो रेजोनेंस शो करेगा? तो ये जो दो CH3 ग्रुप है ये क्या करना चाह रहे हैं? ये उसके रेजोनेंस को रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर प्लेनर होने से रोक रहे हैं, वो स्टेरिक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। उस स्टेरिक इफेक्ट की वजह से वो जो एक प्लेन में हुआ करता था, देखिए जरा, वो जो बेंजीन के साथ एक प्लेन में हुआ करता था डबल बॉन्ड, देखो इस तरीके से नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड होगा और ये डबल बॉन्ड होगा। सोचो अगर ये डबल बॉन्ड O जो यहाँ पे है इसको घुमा करके मैं ऐसे कर दूं तो क्या प्लेन कैंसिल हो जाएगा? और अगर प्लेन चेंज हो गया तो क्या कभी वो रेजोनेंस शो करेगा? नहीं। और अगर रेजोनेंस नहीं शो करा तो काम खत्म। किसकी वजह से ये प्लेन चेंज हो रहा है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। इसको ऐसे समझ लो, मान लो ये एक ट्रैक है जिसपे मैं चल रहा हूँ, सामने से दो मोटे मोटे लोग आ रहे हैं, मस्त, ठीक है, और मैं इस तरफ से जा रहा हूँ, वो मोटे मोटे लोग इधर से आ रहे हैं और मैं इस तरफ से जा रहा हूँ। अगर मान लो मैं बीच में ऐसे गया और ऐसे ही खड़ा रहूं, क्या होगा? वो दोनों मुझे उठाएंगे और लेके चले जाएंगे। क्या मैं क्रॉस कर पाऊंगा? नहीं। लेकिन जरा सोचो, अगर मुझे क्रॉस करना है, अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है, तो उन दोनों मोटे मोटे लोगों के बीच में मैं यहाँ तक पहुंचा, लेकिन मैंने जैसे देखा वो पास आ रहे हैं तो मैंने अपना पूरा का पूरा प्लेन चेंज कर लिया। अब वो लोग धीरे से निकल जाएंगे। ये होगा। प्लेन चेंज करने से फायदा क्या हुआ? रिपल्सन कम हो गया। प्लेन चेंज करने से क्या फायदा हुआ? रिपल्सन कम हो गया, और रिपल्सन कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना प्लेन क्या कर लिया? चेंज कर लिया। लेकिन उस प्लेन चेंज करने से एक इफेक्ट और आया, क्या? रेजोनेंस जो हो रहा था वो कैंसिल हो गया। क्या बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए इन सब में कौन रेजोनेंस शो करेगा, तो ये दोनों रेजोनेंस शो करेंगे, लेकिन ये दोनों रेजोनेंस शो नहीं करेंगे। किसकी वजह से बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। इस ऑर्थो पोजीशन पर लगे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये रेजोनेंस शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका प्लेन चेंज हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ आपका आज का ये लेक्चर स्टार्ट होगा। इसको अपनी कॉपी में नोट करें। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये ठीक है, ये होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस दो तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल रेजोनेंस और एक इंटरनल रेजोनेंस। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल का क्या मतलब है। मान लो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है C, और यहाँ पे मैंने लिख दिया OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ऐसा लिख सकता हूँ। अगर मैंने इसको क्या फिर थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाऊं उसे, COOH। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ऐसे घुमाऊं, सोचो जरा, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस होगा। और उस चक्कर में इस H ने अपने H प्लस को इस ऑक्सीजन को शिफ्ट करे, और उससे क्या हो जाएगा बताइए?
इससे क्या होगा बेटा, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ मिलकर क्या करेगा, डबल, और ये हो गया। और ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ इस वाले ऑक्सीजन पे, तो ये क्या हो जाएगा, वो पहला वाला स्ट्रक्चर और दूसरा वाला स्ट्रक्चर। क्या इस स्ट्रक्चर में क्या बेंजीन के डबल बॉन्ड की पोजीशन में कोई चेंजमेंट आया, आया क्या, नहीं आया ना। तो इस रेजोनेंस को एक्सटर्नल रेजोनेंस क्या बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन के डबल बॉन्ड की पोजीशन पे कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा और बेंजीन का डबल बॉन्ड इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। क्या इस रेजोनेंस में बेंजीन का डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा, बिल्कुल नहीं, इसे एक्सटर्नल रेजोनेंस बोलेंगे। और अगर मैं बेंजीन के डबल बॉन्ड को पार्टिसिपेट कराऊं, अगर मैं बेंजीन के डबल बॉन्ड को पार्टिसिपेट कराऊं तो देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड ऐसे घूमा, यहाँ माइनस आया और यहाँ पे प्लस। अब बताओ ये बेंजीन का डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट इसमें करे तो डबल बॉन्ड ऐसे घूमेगा ना। अब बताओ माइनस यहाँ प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ मिलके क्या करेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो या मेटा पे, ऑर्थो पे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव ने मिलकर बॉन्ड बनाया। अब यहाँ नेगेटिव है, किसी के जस्ट पीछे वाले पॉजिटिव चार्ज होगा, और जैसे ये स्ट्रक्चर तैयार होगा, मैंने आपसे कहा कि सर ये कुछ ऐसा बन गया, ये रहा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और इन दोनों ने मिलकर डबल बॉन्ड बनाया, और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ OH जैसा है ऐसे ही रहेगा, और बाकी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है ना। अगले स्टेप में जरा देखो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे घूमेगा और यहाँ पे आया माइनस चार्ज, यहाँ पे आया प्लस चार्ज, और माइनस प्लस मिलकर के एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा और पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ नजर आएगा। इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और OH। लास्ट स्टेप, ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे घुमाऊं और जैसे मैंने ये डबल बॉन्ड को ऐसे घुमाया, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, और ये हुआ क्या बेटा, फाइनली ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। एक पहले से ये बॉन्ड था और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड कार्बन, O के पास नेगेटिव और OH। आखिरी में जहाँ से लिया था उसी को वापस करेंगे और इस डबल बॉन्ड को ऐसे घुमाएंगे। और इस रेजोनेंस में आप मुझे बताएं, क्या कार्बन का बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड जो है, क्या उसकी पोजीशन में शिफ्टिंग हुई क्या? ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है। ये जो सिंगल हुआ करता था वो आज क्या है, डबल है। जो पहले डबल था वो आज सिंगल है, जो पहले सिंगल था वो आज डबल है। दुनिया की यही रीति रिवाज है बेटा, ऐसे ही पूरी दुनिया चलती है। इंतजार करने की जरूरत है, पेशेंस। मुझे ही देख लो। आप मुझे बताएं, इसमें ये वाला जिसमें बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट नहीं करता था तो वो क्या था, एक्सटर्नल रेजोनेंस, और इसमें बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, इंटरनल रेजोनेंस। इन दोनों रेजोनेंस से आप मुझे बताएंगे एसिडिक इफेक्ट पे फर्क कौन डालेगा, इंटरनल वाला या एक्सटर्नल वाला, या दोनों, इंटरनल वाला, एक्सटर्नल वाला, या दोनों। एसिडिक इफेक्ट पे कौन, एसिडिटी पर कौन ज्यादा इफेक्ट डालेगा, इंटरनल वाला। क्यों? क्योंकि इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं और एक्सटर्नल वाले में सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। इफेक्ट तो दोनों डालेंगे, इंटरनल वाला भी एक्सटर्नल वाला। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होगा, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों ज्यादा एसिडिक होगा? क्योंकि बेटा फिनॉल में आपने सिर्फ 3 रेजोनेंस देखे थे, या सिर्फ फिनॉल में सिर्फ इंटरनल रेजोनेंस हुआ करता था, एक्सटर्नल होता था क्या? नहीं। तो इसमें भी इंटरनल है, इसमें भी इंटरनल है, तो इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए थी, बट क्या एक्स्ट्रा आ गया, एक्सटर्नल रेजोनेंस एक्स्ट्रा आ गया, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड फिनॉल की कंपेयर में ज्यादा एसिडिक होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसकी? तो नोट करेंगे इसको। पार्शियली दोनों हो सकता है, पार्शियली हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये A है, ये B है। A आपका एक्सटर्नल रेजोनेंस और B इंटरनल रेजोनेंस। इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी फिनॉल से ज्यादा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा क्यों है, तो क्या रीजन होगा?
बिकॉज इन बेंजोइक एसिड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस. कौन कौन सा? एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल रेजोनेंस. क्या पता कुछ लोगों को याद हो, और अगर नहीं याद है क्योंकि 4-5 दिनों की बाद क्लास हो रही है तो फिर हो सकता है आप भूल गए हो. लेकिन अगर आपको याद है तो एसिडिटी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka. दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa. थोड़ा होता है, याद आ रहा है? ऐसा कुछ कराया था. तो जितना ज्यादा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH. अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगा. Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगा. pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगा एसिडिटी उतनी कम होगी. या pH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगा एसिडिटी उतनी कम होगी. ये pKa क्या है और pH क्या है? इसको आप लोगों को Ka का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट. pH आपको आयनिक इक्विलिब्रियम अगर पढ़ाया जा चुका है तो ठीक है, नहीं पढ़ाया जा चुका है तो बाद में पढ़ाया जाएगा तो उस टाइम पे बताया जाएगा. pH जितना ज़्यादा होता है एसिडिटी उतना कम होता है. क्लास 9th या 10th में आप लोगों ने ये पढ़ा था. तो अगर pH ज़्यादा हुआ तो एसिडिटी कम हो जाएगा. उसी तरीके से pK ज़्यादा हुआ तो भी एसिडिटी कम हो जाएगा, और Ka ज़्यादा हुआ तो एसिडिटी बढ़ जाएगा, और H प्लस ज़्यादा हुआ तो भी एसिडिटी बढ़ जाएगा. यहाँ पे मैं चाहो तो फॉर्मूला लिख सकता हूँ. pKa का जो फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ Ka होता है, और pH का जो फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है. ये आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है. अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आप फटाफट इसका आंसर देंगे. देखता हूं कितने लोग इसका आंसर दे पाते. इसे हटा दो ना बेटा. और एक और बात मैं इसी टाइम पे याद दिला देता हूं. जब मैं एसिडिटी के बारे में डिस्कशन कर रहा था तो एसिडिटी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इस हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा था? माइनस आर. उसके बाद क्या था? माइनस आई, देन H, देन प्लस आई, एंड सबसे आखिरी में प्लस आर. ऐसा हुआ करता था. ये एसिडिटी का ऑर्डर था. ये अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तभी भी आप लिख सकते हो. इसी के बेस में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप फटाफट उसका आंसर दे देंगे. बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछूंगा. पहला सवाल एटलीस्ट बहुत आसान होगा. उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दूंगा कि जो एक्सपेरिमेंट से पता कर किया गया है कि आखिर एसिडिक को बेसिक क्या है, उसको आपको रखना होगा. पहला सवाल इसका ये है कि मान लीजिए आपके पास HC डबल बॉन्ड O OH. क्या कोई मुझे बता सकता है इसका नाम क्या है? क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड. वेरी गुड. अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O OH. अब कोई मुझे इसका नाम बताए. एसिडिक एसिड. ये हो गया A, ये हो गया B. अब मैं क्या करता हूँ CH3 की जगह यहाँ पे CH2 कर देता हूँ. एक फ्लोरीन लगा देता हूँ C डबल बॉन्ड O OH कर देता हूँ, और फिर मैं इसे C बोल देता हूँ. फिर यहाँ पे मैं CH2 और ये लगा देता हूँ NO2, फिर लगा C डबल बॉन्ड O OH. ये हो गया D. आपको एसिडिटी बतानी है. एसिडिटी या एसिडिटी बतानी है, या आप कह सकते हो Ka की वैल्यू बतानी है. तो Ka जितना ज्यादा होगा ऑब्वियसली एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी. तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है. हो सकता है पूछा जाए कि एसिडिटी का ऑर्डर बताओ, या हो सकता है उसने पूछ लिया Ka का ऑर्डर बताओ. तो क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बताओ बेटा रेडी में. सबसे ज्यादा डी. वो क्या रीजन है? NO2 कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई. पक्का? क्या शो करेगा? माइनस M शो करेगा. NO2 है. अभी भी तो बताइए क्या है NO2? नहीं यहाँ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले था. NO2 क्या शो करता है? माइनस M. अब बताओ F क्या है? माइनस. हाँ बोल बेटा. तो माइनस R लिख दो. रेजोनेंस तो अभी भी शो करेगा ना वो,
चाहे रिंग हो चाहे ना हो। देखो रिंग वाला रेजोनेंस उसे मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, विदाउट रिंग रेजोनेंस उसे रेजोनेंस बोलेंगे, सिंपल रेजोनेंस। इसमें कॉन्जुगेशन कहाँ है? किसमें? ये NO2 वाले में कॉन्जुगेशन है, देखते हैं। CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये रहा N डबल बॉन्ड O और O, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ घूमेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो, यहाँ तो रहेंगे। अब हमें क्या ऑर्डर देखना होगा इंडक्टिव इफेक्ट वाला। तो मैंने -I में सबसे ज्यादा -I शो करने वाला कौन सा ग्रुप था? आप एक बार लिस्ट देख लो -I वाला। क्या NO2 और F दोनों -I शो कर रहे हैं? तो दोनों अगर -I शो कर दे तो ज्यादा -I कौन शो करेगा? बताओ, अगर NO2 और I में दोनों -I शो कर रहे हैं तो कौन ज्यादा शो कर रहा है? NO2 और F दो है ना, तो NO2 का -I इफेक्ट ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा -I इफेक्ट उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपने कहा ये मोर -I, ये भी -I है, वेरी गुड, ये भी -I है। ये बताओ कौन सा इफेक्ट? +I है। और ये तो हाइड्रोजन ही है। अब ये दोनों -I है, तो दोनों में कंपेयर करना होगा कि -I ज्यादा शो कौन करेगा? कौन ज्यादा शो करेगा? NO2 सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए? D, वेरी गुड, D। उसके बाद कौन आएगा? C, शाबाश। उसके बाद कौन आएगा? A। और सबसे आखिरी में कौन आएगा? B। B सबसे आखिरी में क्यों आया? क्योंकि ये +I इफेक्ट शो करता है। तो चाहे pKa की वैल्यू हो चाहे एसिडिक की वैल्यू हो, आपने ये ऑर्डर किया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। CH3 डबल बॉन्ड OH, ये A हो गया। CH2 Cl C डबल बॉन्ड OH, ये B हो गया। CH C डबल बॉन्ड OH एंड CCl3 C डबल बॉन्ड OH। अब आपके पास A, B, C और D। फिर से आप लोग मुझे बताएंगे कि pKa की वैल्यू आपको बताना है। क्या मैंने, चलो Ka पहले बता दो, फिर Ka। पहले आपको क्या बताना है? Ka, देन pKa बताना। सबसे ज्यादा Ka वैल्यू किसकी होगी बेटा? सबसे ज्यादा Ka वैल्यू किसकी होगी? D फॉर डॉग। कैसे पता चला? -I इफेक्ट शो कर रहा है कौन? क्लोरीन। और कितने क्लोरीन? तो सबसे ज्यादा -I इफेक्ट कहाँ लगेगा? D में। तो आपने कहा कि सर K की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी D की, D के बाद C के बाद B और B के बाद। अगर K की वैल्यू ये है तो pK की वैल्यू क्या होगी? इसलिए जस्ट अपोजिट याद देंगे, A उसके बाद B फिर आया C और फिर आया। अगला सवाल, इसे इरेज कर दूं ना, ये इसको नोट करते हैं तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन का एसिडिटी पे कोई इफेक्ट होता है? हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन का एसिडिटी पे इफेक्ट होता है? नहीं। आप कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन होगा और जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, या एक क्वेश्चन इसमें और दिया है, पहले उसको कवर करते हैं, देन एक्सपेरिमेंटल। सी, तीसरा सवाल है CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड OH, A, ये A है। B है आपके पास CH3 CH2 CH2 है, CH फ्लोरीन C डबल बॉन्ड OH। C है CH3 CH2 फ्लोरीन C डबल बॉन्ड OH एंड D है आपके पास CH3 CH2 F CH2 C डबल बॉन्ड OH। आपके पास A B C D है, आपको बताना है पहले तो Ka की वैल्यू और फिर आपको pKa की वैल्यू और फिर आपको pH की वैल्यू और यहाँ पे एसिडिटी। आपको सारी बात में ऑर्डर बताना।
क्या लगता है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? डी फिर से होगा? बी फॉर बॉय। क्यों? देखिए फ्लोरीन, अब देखो हर जगह फ्लोरीन ही फ्लोरीन है, तो जो पास से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, और जो दूर से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी कम होगी। इस हिसाब से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए? बी। वेरी गुड। उसके बाद बेटा सी, फिर डी और फिर ए। अच्छा के भी सेम रहेगा? ओके, बी डी सी डी ए। अब बताओ पी के ए डी सी बी और फिर पी एच ए डी सी। वेरी गुड। अब कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है। पहला है आपका बेंजोइक एसिड, दूसरा है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तीसरा है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और सबसे आखिरी है ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसके एसिडिटी, साथ ही साथ आप मुझे इसका पीएच के ए और पी के ए की वैल्यू बताएं। ये चारों ऑर्डर आप मुझे बताएं। जितना पढ़ाया गया है उसका यूज करो, जो भी दिमाग में आपके हैं उन सारी चीज़ों का यूज करें, और फाइनली बताइए मुझे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। बता बेटा नहीं, सबसे ज़्यादा सी पैरा वाला, पक्का? सोच लो एक बार। कोई और बताना चाह रहा? डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉय, मेटा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। डी फॉर डॉग, डी। क्यों बेटा डी क्यों सोचा आपने? माइनस एम शो करेगा और माइनस आर। अब माइनस एम अगर पहले देख लेते हैं, ये क्या शो कर रहा है? माइनस एम। ये क्या शो कर रहा है? माइनस एम। और ये क्या शो कर रहा है? माइनस एम माइनस आई। मेटा पोजीशन पर लगा हुआ माइनस एम वाला ग्रुप क्या शो करता है? चाहे माइनस एम का हो चाहे प्लस एम का हो, क्या शो करता है? माइनस आई। तो ये क्या शो कर रहा है? माइनस आई। अब ये तो एच ही है, छोड़ दो। क्या लगता है सबसे, अब दोनों माइनस है, इसमें कंपेयर करना है आपको। क्या लगता है कौन ज्यादा एसिडिक होगा? कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा? डी वाला। क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि हाँ, जो भी दिमाग में आ रहा बोलो। अगर आपने क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, मैं बता दूं, चलो ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा डी वाले का। अब आपको बताना है कि वो क्यों होगा। मैं भी यही जानना चाहता हूं क्यों होगा। आपने अगर बताया ये आंसर तो कुछ तो सोच के बताया होगा। डी और सी बराबर होगा? नहीं, तू बता डी क्यों होगा? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, तो तुमने एसिडिक सबसे ज्यादा क्यों बताया डी? बोलो। ऑर्थो का इफेक्ट, इसे ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। एनीवे अभी बाद में इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इसको बस ऐसे समझ सकते हो कि पास से खींच रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया? पास से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना। जिन लोगों को ऑर्थो इफेक्ट के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं, अभी उसे इतना ज़्यादा मत सोचो। अभी बस इतना सोचो, पास से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? ऑर्थो वाला, डी। सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया आपका डी। उसके बाद बताओ कौन है बेटा? सी। और उसके बाद कौन होगा? बी। और उसके बाद ए की एसिडिक सबसे। अब बताओ, मैंने एसिडिटी लिख दिया, सबसे पहला कौन सा होगा? ऑर्थो, फिर कौन सा होगा? पैरा, फिर कौन सा होगा? मेटा, और फिर आखिरी में। अब बाकी सब आप फिल करोगे। पीएच की वैल्यू बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी? ए की, उसके बाद बी की, फिर सी की, और फिर अब बताओ के की वैल्यू? डी, फिर सी, फिर बी, और फिर ए। और बताओ पी की ए की वैल्यू? ए बी सी डी। चलिए इसे अपनी कॉपी में लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसलिए इन सब के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, अगर मान लो नहीं लग पाया कोई बात नहीं, आप रख लेंगे इस क्वेश्चन। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्वेश्चन किया गया है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई अंतर नहीं है, सेम यही है। बस इस बार जो ग्रुप लगाना है मैंने वो ग्रुप अलग कर दिया है।
कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उम्मीद से अलग आंसर देते हैं बेटा। उम्मीद से अलग आंसर। क्या सबके सब माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है? यही तो तीनों माइनस आई। अब जब सिर्फ अगर इसमें क्या प्लस एम या प्लस आई है बेटा? नहीं है। क्या प्लस एम या माइनस एम इस टाइप का कोई ग्रुप है? नहीं। सिर्फ क्या ग्रुप है? सारे ग्रुप कैसे? माइनस आई। अगर सारे ग्रुप माइनस आई है यानी कि अब आपको कंपेयर करना है, तो आप कहेंगे जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करेगा क्या उसकी एसडी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? हाँ या ना? क्या लगता है? आप अपनी तरफ से सोच के बताओ। नहीं होगा मैं आंसर दूंगा, चिंता मत करो। क्या लगता है सबसे ज्यादा एसडी किस पर होगा? कौन सा होगा? अब ऑर्थो होगा, मेटा होगा, पैरा होगा या फिर बेंजोइक एसिड? सोचो आराम से बताओ। ऑर्थो क्यों बेटा? क्योंकि ज्यादा क्लोज है। उसके बाद पिछली बार आपने ये क्लोजनेस तब देखा जब दोनों सेम थे। अभी तो तीनों सेम है ना। अब बताओ ए बी सी और डी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हम, बस जो हमारे दिमाग में आ रहा है उसको आंसर देते हैं। आप अपने आप को परेशान मत करो, बस जो लग रहा है वो आंसर दो। गलत होगा मैं बताऊंगा, सही होगा तो अच्छी बात है। सबसे पहला है हमारा एसिडिटी। बता बेटा सबसे ज्यादा क्या होगा? टी। वेरी गुड। आगे कौन सा? बी। उसके बाद सी। उसके बाद क्यों? क्योंकि सब क्या शो कर रहे हैं? माइनस आई। और माइनस आई शो कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि कौन ज्यादा क्लोज होगा। तो आपने कहा कि सबसे ज्यादा क्या हो गया? ऑर्थो, फिर मेटा और फिर पैरा और फिर आखिरी में बेंजोइक एसिड। अब एसिडिटी आपको पता चल गई, क्या पीएच पता चल जाएगा बेटा? बताओ क्या होगा? सबसे ज्यादा ए, फिर सी, फिर बी और फिर। अब बताओ पीएच पता चल गया तो बताओ पी के पता चल जाएगा। क्या हो गया? डी बी सी ए और आखिरी में पी के। बता दो बेटा पी के। बताओ ए सी बी। आसान है। फिर से एक बार देखो, पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा? आपने देखा माइनस एम का माइनस एम शो कर रहा है कहीं या नहीं? आपने दो को माइनस एम शो करते हुए देख लिया, एक को क्या शो देख लिया? माइनस आई शो करते हुए। अब आपके समझ में क्या आ गया कि माइनस एम हमें जो क्लोज होगा, जो ज्यादा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक इफेक्ट शो करेगा। ये एक्सपेरिमेंटल है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ इस एक्सपेरिमेंट को रटने के बजाय समझने का। ये सारे डेटा जितने सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे एक्सपेरिमेंट वाले डेटा को भी आप रटने के बजाय समझ सकते हैं। आपने इन दोनों को कंपेयर किया, कौन ज्यादा क्लोज है? कौन ज्यादा क्लोज था? ये वाला ज्यादा क्लोज था, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक हुआ। फिर अगली बार माइनस एम है, वो तो है ये ज्यादा हो गया। फिर माइनस आई वाला आया, फिर एच वाला। जब इसमें आपने सारे माइनस आई देख रहे हैं तो बताओ कौन ज्यादा क्लोज है? कौन ज्यादा क्लोज है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ्लोरीन वाला देखा, ये वाला सेम ही क्वेश्चन नहीं है जो कौन सा वाला? ये वाला। क्या ये वाला क्वेश्चन नहीं है? जो ज्यादा क्लोज है वो ज्यादा इफेक्ट शो करेगा। तो कौन ज्यादा क्लोज है? ऑर्थो, फिर मेटा, इसको अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वां 5 6 है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा बेंजीन, बेंजोइक एसिड। अब इस बार पूरा ओपन करके नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट BuCOH लिख रहा हूँ। और इस बेंजोइक एसिड के साथ मैंने लगाया CH3। उम्मीद से अलग आंसर। बोलो A, B, C और D। पहले आप एसिडिटी बताओगे, फिर pH बताओगे, फिर Ka बताओगे, फिर pKa बताओगे।
सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद। अब 1 मिनट के लिए बी भूल जाओ, बस 1 मिनट के लिए अब बी भूल जाओ कि आपके पास बी भी कुछ है। अब मुझे ऑर्डर बताओ, बी आप भूल गए, अब मुझे ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा? ए, उसके बाद कौन होगा? डी होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ए, उसके बाद। अच्छा बताओ CH3 क्या करता है, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई शो करता है ना बेटा, तो अगर ये प्लस आई शो करता है तो उसके बाद अगला कौन होगा? बी होगा। उसके बाद एक पहले मैं आपकी ऑर्डर लिख देता हूँ, ए हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद क्या हो गया? सी, उसके बाद डी। ये आपका आंसर है। अब मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर जो भी आपने ये बताया है वो क्या सोच के बताया? ये आंसर गलत है, पहली बात मैं बता दूं कि ये करेक्ट लिखना नहीं अपनी कॉपी में, ये गलत आंसर है। लेकिन जो भी आपने बोला है ये क्या सोच के बोला? इसका करेक्ट आंसर लिखता हूं बेटा मैं। सबसे ज्यादा होगा आपका बी, और उसके बाद आएगा ए, उसके बाद सी आएगा और फिर आएगा डी। अब बी क्यों ज्यादा आ रहा है? इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना ऑर्थो इफेक्ट। अब एक जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने किए, जितने भी क्वेश्चन आपने ऐसे किए, जो भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है, क्या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा हो रहा है? हमेशा ज्यादा निकल आ रहा है एक ग्रुप को छोड़ करके, और वो है NH2 ग्रुप। अगर NH2 ग्रुप लगा है तो उसको छोड़ करके कोई भी ग्रुप अगर आपने बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया तो वो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। फिर से एक बार सुने, ऑर्थो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो NH2 ग्रुप को छोड़ करके बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा होगा वो उसके एसिडिक इफेक्ट को बढ़ा देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है ना? एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे ऑर्थो इफेक्ट और लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ऑर्थो इफेक्ट और लिखेंगे एनी ग्रुप at ortho position of benzoic acid, any group at ortho position of benzoic acid make it stronger acid, make it stronger acid, except NH2, except NH2। NH2 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी ग्रुप हैं, कोई भी ग्रुप ले लो, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा होगा तो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा। फिर से एक बार बता रहा हूं, कोई बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा है, एक को छोड़कर, वो कौन है? NH2, तो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। क्या रीजन है? जो भी रीजन है उसी रीजन को हम बोल रहे हैं ऑर्थो इफेक्ट। ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। फिर हो सकता है कि आपके दिमाग में सवाल जरूर आया हो कि आखिर NH2 के पास ऐसा क्या है जो बाकियों के पास नहीं है। मन में ये विचार तो आया होगा, तो वो भी समझ लेते हैं। उसका रीजन है ड्यू टू, आपने पहले ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद लिखेंगे ड्यू टू NH2 group form Zweiter ion, NH2 group form Zweiter ion with carboxylic acid. NH2 group form Zweiter ion with carboxylic acid. क्वेश्चन नंबर 7 था, देखो सर इस वाले में NH2 के पास लोन पेयर है। सर इस वाले क्वेश्चन में जो सी ऑप्शन है उसमें जो CH3 वो मेटा पर लगा हुआ है। अभी आपने नोट पहले लिखवाया था, जो अगर प्लस एम या माइनस एम वाले जो ग्रुप होता है मेटा पर, तो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं।
माइनस एम। माइनस आई हो जाएगा ना उसका इफेक्ट, तो नहीं, यहाँ पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है बेटा। ये जो इफेक्ट है ना, प्रॉपर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, ये पैरा और ऑर्थो पे रहता है तो प्लस एम शो करता है, जबकि अगर वो मेटा पोजीशन पे लगता है तो तब प्लस आई शो करता है। यहाँ पे एक अलग से पॉइंट नोट करके लिख लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही कुछ पॉइंट होते हैं जो चीज़ें हमेशा गलत करते हैं। इसीलिए मैं सारे एक्सपेरिमेंटल जितने भी हो सकते हैं, जितने एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन एक जगह पे करा रहा हूँ। यही वो पेज है जिस पेज को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके सारे क्वेश्चंस अपने आप आ जाएंगे। यही कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पेट क्वेश्चंस हैं जो आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे। एनीवे, अब यहाँ पे जरा देखो, ये ज्वेटर आयन मैंने इसको यहाँ से H+ को उठाया और यहाँ पे रख दिया, और जैसे ये पोर्शन यहाँ आया होगा, जरा मुझे बताओगे कोई कि क्या बना होगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, O के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और ये NH2 की जगह हमें क्या हो गया? NH3, और NH3 है तो कौन सा चार्ज? एक ही मॉलिक्यूल में अगर प्लस आयन भी है और माइनस आयन भी है तो उसको बोलते हैं ज्वेटर आयन। क्या बोलते हैं इसे? ज्वेटर आयन। और इस ज्वेटर आयन फॉर्मेशन की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाती है। और इसके अलावा जितने भी ग्रुप हैं, कोई भी ग्रुप आप लगा दो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे, याद रखना NH2 के अलावा कोई भी ग्रुप अगर आपने बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर लगाया है तो वो हमेशा एसिडिक इफेक्ट को बढ़ा देगा। इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है ना, इसको नोट कर लें। अब इसके हिसाब से आपका ऑर्थो वाला पोजीशन नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसके अलावा अगर आप कहीं और देखोगे तो नहीं करेगा। इसीलिए मैं अब बोल दूँ करेगा और बाकी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन अलग रहता है, रीजन में प्रॉपर वो अलग है। और बेटा ये सी वाला ज़्यादा एसिडिक क्यों है? ये आपका प्लस एम शो कर रहा है और ये आपका प्लस आई शो। अभी मैंने एसिडिक इफेक्ट का ऑर्डर लिखा था तो इसमें बताओ कौन सा शो करता है सबसे ज़्यादा? प्लस एम, और प्लस एम एसिडिक इसमें को कम करता है, प्लस आई ज़्यादा करता है, इसलिए सी ज़्यादा करता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ और भी बच्चे क्या गलती करेंगे, वो NH2 और NO2 में कंफ्यूज रहते हैं। वैसे ध्यान दो, NH2 और NO2 आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। NH2 है तभी जाके ज्वेटर आयन बनेगा, NO2 के केस में कभी ज्वेटर आयन नहीं बनता। A हो गया, ये B हो गया, इसको एज इट इज रखने दो और इसमें लगाओ NH2 और ये लगाओ C। बोल बेटा, फिर से बता रहा हूँ। NH2 के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अभी तक आपने जितना भी कराया था उसमें लोन पेयर नहीं थे, और वो लोन पेयर भी अगर होते थे तो एक्सेप्ट नहीं करता था वो। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये H+ को बहुत ही आराम से एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए ये लेविस बेस कहलाता है। H+ एक्सेप्टर क्या कहलाता है, सॉरी H+ डोनर जो होता है वो लेविस बेस कहलाता है। सॉरी क्या बोलूँ, जैसे कि AlCl3 है, AlCl3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देगा तो इसे बोलते हैं लेविस एसिड। लेकिन अगर कोई H+ एक्सेप्ट करे तो वो लेविस बेस कहलाता है। तो NH2 जो है वो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो लेविस बेस हुआ, और ये H+ को रिलीज कर रहा है तो लेविस एसिड हुआ। तो ये एसिड है, ये बेस हुआ। और इस एसिड और बेस वाले कॉन्सेप्ट, जब भी कभी एक ही कंपाउंड में एसिड भी है और बेस भी है तो एसिड अपना H+ रिलीज करेगा और बेस उसके H+ को एक्सेप्ट करेगा, और इस H+ के रिलीज करने से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, H+ को एक्सेप्ट करने से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर माइनस भी है और प्लस भी है, जिसकी वजह से ये ज्वेटर आयन बन रहा है। ठीक है ना, तो ज्वेटर आयन का कॉन्सेप्ट तभी काम आएगा जब एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक अपने H+ को डोनेट कर सके और दूसरा उसके H+ को एक्सेप्ट कर सके। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देंगे। फाइनल क्वेश्चन ये, तो जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराए हैं वो सारे क्वेश्चन आप घर जाएंगे और एज इट इज ऐसे ही याद करेंगे, 2-3 बार करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा।
NH2 वाले ग्रुप का एक्सेप्शनल पोर्शन होता है। NH2 को छोड़ करके बाकी कोई भी ग्रुप है, अगर ऑर्थो पोजीशन पर लगा है तो वो एसिडिक क्रिस्टल को हमेशा बढ़ाएगा। NH2 में एक्सेप्शनल केस इसलिए होता है क्योंकि वो H+ को एक्सेप्ट करता है, बेसिक बिहेवियर शो करता है, जिसकी वजह से ज्यूटर आयन फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसका केस पूरा एक्सेप्शनल केस में चला जाता है और आपको उसके ऑर्डर रटने चाहिए। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत